चलिए शांत हो जाइए। क्रैश कोर्स का आज 28वां 29वां दिन है, ठीक है। क्रैश कोर्स आज 29वां दिन है और 29वां दिन भी जो है से कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का प्रश्न लिया गया है। सबसे पहला प्रश्न जो है वह हम लघु उत्तरीय से प्रश्न लिए हैं, जिनमें आपको 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न का उत्तर देना होता है। उसी से हम उठाए हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए, सबसे पहला प्रश्न है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का हल नहीं है। तो सबसे पहले देखना है कि इक्वेशन क्या दिया गया है। इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1। समीकरण आपको दिया हुआ है 3x प्लस वाई बराबर 1 दिया हुआ है। दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y अब बराबर 2k प्लस 1। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि के मान निकालिए। दो इक्वेशन दे करके आपको क्या बोल रहा है कि के का मान निकालना है। और ध्यान रखना है कि के तो मान निकालना ही निकालना है, लेकिन एक चीज और इसमें ध्यान रखना है कि यदि युग्मक का कोई हल नहीं है, युग्मक का कोई हल नहीं है। अगर इसको हम विस्तार से बनाना चले, विस्तार से बनाना शुरू कर देंगे तो लिखना होगा सबसे पहले a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 1। फिर लिखना है a2 बराबर 2k माइनस 1, b2 बराबर k माइनस 1। उसके बाद चलिए c2 बराबर 2k प्लस 1 ये दिया हुआ है। अब हमको पता है कि प्रश्न में बोला कि यदि इसका कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का फार्मूला क्या होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब क्या करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो लिखेंगे सर 3 बटा a2 का मान है 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान है 1 और इसका मान है k माइनस 1 और इसका डज नॉट इक्वल टू c1 का मान है 1 और c2 का मान है 2k प्लस 1। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। तो k माइनस 1 में हम 3 से गुना करेंगे, तो 3 और k में गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 3 और 1 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। यहाँ 2 और 1 में गुना करें तो सेम लिखा जाएगा 2k माइनस 1। हम इधर से बना लेते हैं, k का मान निकाल लेते हैं। तो अब देखिए इधर 3k है, उधर से चला है तो माइनस 2k बराबर माइनस 1, ये उधर चल गया तो प्लस 3 हो जाएगा, घटेगा तो k बराबर, यहाँ देखिए माइनस और प्लस माइनस होता है, 3 में से 1 चल गया तो क्या बचा 2 बचा। तो k का मान क्या हो गया प्लस 2 हो गया। तो यहाँ पे k का मान पूछा था आपसे, तो k का मान बोलना है 2 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि सर यदि tan थीटा बराबर 5/15 है तो sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना है। सबसे पहले लिखना है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 है, एक त्रिभुज ले लेना है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज का कोई भी एक डायग्राम ले लेते हैं, हम लिख देते हैं सर a b c। यहाँ देखिए 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो है वो कर्ण कहलाते हैं। और जिस थीटा के बात कर रहे हैं, जिस कोण की सापेक्ष बात कर रहे हैं, वह लंब कहलाता है। अब नीचे जो बच गया आधार कहलाता है। हमको पता है कि tan थीटा का जो फार्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब का मान हो गया सर 5 और आधार का मान हो गया 12। तो हमें निकालना है, पहले कर्ण निकालना है। तो कर्ण के फार्मूला होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है।
तो लंब का जो मान है वो लंब का मान कितना है 5 का स्क्वायर, और आधार का मान है 12 का स्क्वायर करेंगे। अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे 25 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब दोनों के जोड़ देंगे तो 169 और वर्गमूल निकालेंगे तो 13 हो गया। कर्ण हमें 13 पता लग गया, तब हमें क्या निकालना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। हमें पता है कि सर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है, और कॉस थीटा के आधार बटा कर्ण होता है। प्लस यहाँ बीच में है तो यहाँ प्लस ही देना है, माइनस रहे माइनस देना है। लंब का मान कितना है 5 है, और कर्ण निकाल करके हम 13 लाएं, और प्लस इसका आधार का मान 12 बटा 13। अब अगर एलसीएम लेंगे हम इसको तो हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 5 प्लस 12 5 17 बटा 13। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 17 बटा 13 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर आपका 3 जो है ये क्या कह रहा है कि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। अर्धवृत्त, ये देखिए अर्धवृत्त है और इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है तो 19.25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है आपका क्षेत्रफल, और हमें निकालनी है इसकी त्रिज्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के क्या फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2 होता है। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला या तो हम बोल सकते हैं कि सर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 19.25 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर बटा 2 बराबर 19 दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा नीचे 100 मीटर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे पाई का मान यदि हम हटा देते हैं तो 22 बटा कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर। आई देखिए 2 से कट गया, ये पूरा कितना मरतबे 50 मरतबे, तो इधर क्या बच गया 19 25 अब बटा में 50 बच गया। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये 5 से ऊपर भी कट रहा है क्योंकि आखिरी अंक 5 है, आखिरी अंक 5 रहता है 0 रहता है तो 5 से कटना ही कटना है। तो 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 से 10 मरतबे कटेगा, ये काटेंगे तो 5 से 3 मरतबे लगा, यहाँ पे 4 और 2 आ गया 8 मरतबे, मतलब 385 मरतबे कट गया। 1925 जो है वो 5 से भागा देने पर कितना मरतबे कटता है 385 मरतबे कट गया। चलिए हाँ आप देखिए फिर 5 से भी कटेगा, 5 से काटे तो यहाँ तो 2 हो गया, और यहाँ 5 से काटेंगे तो 7 5 35 से और 77 मरतबे कट गया। कितना मरतबे 77 मरतबे कट गया। अब देखिए क्या बच गया, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इधर बच गया 22 आर स्क्वायर बटा 7 और इधर कितना बच गया 77 बटा 2 बच गया। अब 11 से काटिए ऊपर से ऊपर, 11 7 77 और 11 से काटे तो 11 दूनी 22। अब देखिए 2 आर स्क्वायर बटा 7 बराबर 7 बटा 2 हो गया। अब देखिए इस 7 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, आर स्क्वायर बराबर 7 7 49 और यहाँ से गुना होगा तो 2 दूनी 4। स्क्वायर को अगर उधर हम कर देंगे तो अंडर रूट 49 बटा 4 वर्गमूल निकालेंगे 7 बटा 2 भागा देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो आर का जो मान पता लग गया हमें 3.5 पता लग गया। त्रिज्या का मान जो है वह 3.5 सेमी हो गया, मीटर में है तो मीटर में हो गया। आंसर हमारा मीटर में आ गया क्योंकि क्षेत्रफल हमारा मीटर में ही दिया हुआ था, वर्ग मीटर में दिया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आ गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि आंकड़े को देखना है और आंकड़ा को देख करके नीचे दिए गए सारणी को देखते हुए हमें बहुलक ज्ञात करना है। कौन कौन चीज, माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करने हैं आपको। तो सबसे पहले हम तो माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए 4 कॉलम की आवश्यकता पड़ता है।
पहला कॉलम ले लिए, 3 कॉलम हो गया, एक और कॉलम ले लेना है, टोटल 4 कॉलम की आवश्यकता पड़ता है और चारों कॉलम को हम लोग ले लिए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखना वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, उसके बाद यहाँ पे बारंबारता, बारंबारता को हम एफ आई बोलते हैं, फिर वर्ग चिन्ह, फिर एफ गुने एक्स निकालना होता है। अब वर्ग अंतराल आपको प्रश्न में दिया हुआ है 5 से 15, उसके बाद फिर 15 से 25, उसके बाद 25 से लेकर 35, 35 से लेकर 45, 45 से लेकर हो गया 55, और 55 से लेकर के हो गया 65 तक के दिया हुआ है। बारंबारता क्या दिया हुआ है, तो 6, 11, 21, 23, 14, 5। अब बारंबारताओं का कुल योग भी दे दिया, सिग्मा एफ आई का मान दे दिया आपको, जोड़ करके 80 आता है। वर्ग चिन्ह निकालने का फार्मूला क्या है, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग देना होता है। तो निम्न सीमा 5 और 15 जोड़े तो 20 और 2 से भागा दिए तो 10 चला आया। 15 और 25 जोड़ेंगे तो 40, 2 से भागा देंगे तो 20 चला आएगा। 25 और 35 के जोड़ेंगे तो 60, 2 से भागा देंगे तो 30 चला आएगा। 35 और 45 के जोड़ेंगे तो 80, भागा देंगे तो 2 से 40 चला आएगा। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और भागा देंगे तो 50 चला आएगा। ये दोनों के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 120 और भागा देंगे तो 60 आ जाएगा। अब यहाँ एफ एक्स गुना करना है, 6 और 10 में गुना करेंगे तो 60 चला आएगा। 20 और 11 में गुना करेंगे तो 220 चला आएगा। अब हम 3 देखिए गुना करने के लिए क्या करते हैं, 0 है तो 0 लिख दिए, 3 तिया 1 मरते 3 दूनी 6, 630 आ गया। यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए और 4 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 के 2 और 4 दूनी 8 की 9 हो गया। यहाँ 0 है तो 0 लिख दिए, 5 का 20 के 0, 2 रह गया हाथ में, 5 और 2 7 हो गया। 0 है तो यहाँ 0 लिख दिए, 6 5 30 हो गया। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान पता लगता है। सबको जोड़ेंगे तो 0 लास्ट में है, 0 ही लिख देना है। फिर चलेंगे 3 2 5, 5 और 2 7 और 6 13 के हो गया, 3 हाथ में 1 रह गया, 7 3 10, 10 और 9 19 और 6 25, 25 और 2 27 और 1 28, 28 तो कितना हो गया, 30 हो गया। और हमसे पूछा था माध्य, तो माध्य के फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है, 2830 है और इसका मान 80 है। 0 से 0 काट देंगे तो 283 बटा 8 आ गया। अब 8 से भागा दे देंगे तो कितना से कटेगा, 8 तिया 24 के 4, यहाँ पे 4 3 8 पचे 40 के 8 पचे 8 तिया 24 के 4, तो यहाँ पे 4 बच गया, ऊपर से 3 होता 43 हो गया। 8 पचे 40 के यहाँ पे 3 बच गया और फिर 0 था 8 तिया फिर 24 हो गया, मतलब 35.3 लगभग आ गया। अब तो ये माध्य निकाल दिए आंकड़े को, लेकिन इसमें बहुलक भी निकालने के लिए बोला है। तो बहुलक के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुलक के लिए 2 कॉलम लेना है। बहुलक के लिए लगभग 2 कॉलम लेना होता है। तो चलिए यहाँ पे हम बहुलक के लिए निकाल देते हैं। सबसे पहले तो वर्ग अंतराल आपको लिखना है, वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 5 से 15 दिया हुआ है, फिर 15 से लेकर 25, फिर 25 से लेकर दिया हुआ है 35 तक, फिर 35 से लेकर के 45 तक, उसके बाद 45 से लेकर 55 और 55 से लेकर के लास्ट 65 तक के लिखा हुआ है। बारंबारता आपको 6 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, 14 और 5 दिया हुआ है। बहुलक के लिए करते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाले बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे पहले हमको बहुलक वर्ग ही लेना है। तो बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा, बहुलक वर्ग सर्वाधिक बारंबारता वाला कौन है,
23। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग लिख देना है आपको 35 से लेकर 45। ये बहुलक वर्ग है तो इसमें बहुलक वर्ग के लिए एल चाहिए। तो एल का मान कितना हो गया 35 हो गया। फिर आई चाहिए 45 में से 35 गया तो आई का मान 10 हो गया। और बहुलक का हम फार्मूला लिखते हैं कि क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ता है। तो बहुलक का फार्मूला होता है एल प्लस F1 माइनस F शून्य बोलना है बटा 2F1 माइनस F4 माइनस F2। ये शून्य है मतलब 0 बोल सकते हैं। और गुने में हो गया आई। तो सबसे पहले ये समझना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे जो होता है ये होता है एल होता है और ये होता है F1 होता है। ऊपर जाएंगे तो F में 0 घट जाएगा और यहाँ आएंगे तो F2 हो जाता है। तो सबका मान यहाँ लिख देना है कि F1 का मान जो है वो 23 है, F0 का मान जो है 21 है और F2 का मान जो है वो 14 होता है। सामने घेरे से F1 हो गया, फिर ऊपर जाएंगे तो F0 और नीचे आएंगे तो F2। आगे बढ़ेंगे तो आगे होते चला जाएगा। अब यहाँ पे L का मान आपको कितना है 35 प्लस F1 का मान जो है वो 23 दिया हुआ है और माइनस F0 का मान 21 और फिर नीचे 2 गुने F1 का मान 23 माइनस FO का मान जो दिया हुआ है F0 का जो मान दिया हुआ है वह दिया हुआ है 21 और माइनस F2 का मान 14 और गुने I का जो मान दिया हुआ है I का मान जो है वो 10 दिया हुआ है। अब देखिए 35 प्लस यहाँ अगर हम 23 में से 21 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46 माइनस 21 और 14 जुड़ जाएगा तो 35 हो जाएगा और गुने 10 हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम तो 35 प्लस 2 बटा अब 46 में से 35 चल जाएगा तो 11 बचेगा और गुने 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ गुना करेंगे तो 35 प्लस 20 बटा 11। अब 11 से आप इसमें भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 होता है, एक ही मरतबे लगेगा। यहाँ पे 9 बचा तो 0 बैठाएं तो 90 होगा, 11 8 88, 1 दशमलव कितना हो गया 8 जोड़ देंगे तो 36.8 आंसर हो जाएगा। तो बहुलक हो गया 36.8, माद हो गया 35.3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है, सिद्ध करे कि √11 का परिमेय संख्या। कई बार बता दिए, इस प्रश्न को नहीं बताएंगे लेकिन आप घर में इसको बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है ग्राफ विधि से हल करना है आपको और ये 5 नंबर में पूछता है प्रश्न को। तो ग्राफ विधि से हल करने के लिए हम पहले एक समीकरण को लेते हैं कि सर समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 1। यहीं पे बगल में आप सारणी तैयार कर लोगे। सारणी के नीचे लिख देना, आपको 2 गो कॉलम बनानी है। x और y हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। अगर y को उधर भेज देते तो 1 इन्हें आएगा तो -1 बराबर y हो जाएगा। y का मान कितना हो गया -1 हो गया। अब हम x का जगह पे कितना 1 रखेंगे तो 1 माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, -y बराबर 1 और उधर चलेगा तो -1 माइनस वाई बराबर कितना आ गया घट के 0। तो y का मान 0 ही हो जाएगा क्योंकि 0 माइनस और प्लस में नहीं दर्शाता है। अब समीकरण फर्स्ट के जब हल कर लिए तो बगल में क्या करना है, समीकरण सेकंड को हल करना है। समीकरण सेकंड को हल करने पर तो समीकरण सेकंड को हल करने पर क्या होगा, सारणी आपको सेकंड यहाँ लिख देना है और 2 कॉलम बना लेनी है, x और y के कॉलम बना लेना है। x कितना है समीकरण फर्स्ट 2x प्लस 3y बराबर 12। अगर मान लिया जाए हम इसको x के जगह पे 0 रखेंगे तो आसान से कट जाएगा,
तो x बराबर यहाँ लिख देना। अगर विस्तार से बनाएंगे तो x बराबर 0 रखने पर भी हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत एग्जाम में नहीं है। तो 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर 12, 0 में 2 से गुना करेंगे, चाहे किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 होता है, प्लस बच गया 3y बराबर 12, तो y बराबर 12 बटा में हो जाएगा 3, 3 चको 12, y का मान जो आ गया वो 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, तो x के जगह पे हमको 1 रखना है। 1 रखेंगे तो नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो भी नहीं आएगा, 3 रखेंगे तब आएगा। तो x बराबर हम 3 रखेंगे। 3 रखने पर x का मान हमें 3 रखना है, तो जब हम 3 रखेंगे x का मान, तो 2 गुने 3 प्लस 3y बराबर 12 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 12 हो गया। अब देखिए 3y बराबर 12 उधर गया तो माइनस 6 हो गया। अब देखिए 3y बराबर घाटा तो 6 आ गया, y बराबर 6 बटा में 3, 3 दूनी 6, y का मान जो हो गया वो 2 आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ग्राफ का हम कॉपी ले लेंगे। एक ग्राफ के कॉपी में क्या करेंगे, हम 2 अक्ष बनाएंगे, एक अक्ष है, एक y अक्ष बना लेंगे हम। तो सबसे पहले y अक्ष हम खींच लिए, उसके बाद यहाँ से हम x अक्ष को खींच लेंगे। ये x अक्ष हो गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि x अक्ष है, y अक्ष है, ये x डाइस हो गया, यहाँ पे लिख देना x अक्ष है ये, और ये है ऊपर वाला जो y अक्ष है, और ये y डैश हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु के बाद यहाँ पे लिखना है आपको 0,0, ये 1 हो गया। यहाँ से आगे चलेंगे तो 2, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ऐसे आपको डैश दे करके लिखते चल जाना है। ये सब बिंदु को दर्शा रहा है। इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, यहाँ तक लिख देंगे। अगर ऊपर चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ तक कट रहा है वहाँ तक। नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आएगा। अब यहाँ पे आगे डिसाइड करेंगे हम, यहाँ से हम ग्राफ से एक कॉपी लाएंगे, यहाँ से जो सारणी हमारा है उसको ध्यान में रखेंगे वहाँ पे, और सारणी को अब यहाँ पे आ गया सारणी 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सारणी 1 क्या कह रहा है कि x बराबर 0, y बराबर -1, x बराबर 0 और y बराबर -1, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ लिख देना है 0, -1 लिख दिए। दूसरा का x बराबर 1 और y बराबर 0, तो यहीं पर हो गया 1,0 हो गया। अब ये दोनों के क्या करेंगे, एक लाइन के सहारे से हम इसको मिला देंगे। तो लाइन ले लेंगे यहाँ से सीधा हम, और इसको मिला देना है। तो ये मिल गया पूरी तरीक़ा से। यहाँ लिख देना है कि कौन सा इक्वेशन था, तो इक्वेशन के ध्यान में रखते हुए लिख देना है कि फर्स्ट इक्वेशन x माइनस y बराबर 1 है। अब दूसरा यहाँ पे देखना है, हाँ सर बोल रहा है क्वेश्चन है सर आपके पास अथिका इंग्लिश वाला। देखते हैं, हम क्लास दे रहे हैं थोड़ा भी। तो टाइम होल ना है। अच्छा देख के 1 मिनट में कॉल करते हैं, चाहे मैसेज कर देते हैं। अभी आर्ट्स वाला देखिएगा, सेकंड ईयर वाला। अच्छा ठीक।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न में देखना है, फिर से लौटना है कि इक्वेशन में, और इसका इक्वेशन को हम लोग ले लेंगे और वहाँ पे सामने रख लेना है इक्वेशन को। ये सारणी सेकंड का इक्वेशन है, तो सारणी सेकंड का इक्वेशन भी क्या कर रहा है, x बराबर 0 y बराबर 4, तो x बराबर 0 कहाँ है, तो x बराबर 0 देखिए यहाँ पे है, y बराबर 4 तो y बराबर 4 यहाँ पे चला आएगा, यहाँ लिख देना है 0,4, ये बिंदु हो गया 0,4 का। x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2 यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना है x बराबर, यहाँ लिख देना है 3,2 हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या करना है, दोनों लाइनिंग्स को मिला देना है, यहाँ से सीधा ये लाइनिंग्स को लिए और सीधा मिला देना है इस लाइनिंग्स के ये बिंदु से। तो ये बिंदु देखिए आकर के यहाँ पे टकरा गया, या जहाँ तक हम चाहें इसको वहाँ तक हम लोग खींच सकते थे, यहाँ तक हम खींच दिए। अब यहाँ पे लिख देना है कि इक्वेशन का नाम क्या है, तो इक्वेशन के नाम के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि 2x + 3y बराबर 12, 2x + 3y बराबर 12 हो गया। अब क्या हमको पता है यहाँ पे कि जहाँ पे टकरा रहा है वही आंसर होता है, तो टकराया कहाँ पे, तो x बराबर टकराया, x के सामने 3 टकराया, y के सामने 2 पे टकराया, तो x का मान 3 और y का मान 2 हो गया। ये हो गया आपको ग्राफ विधि से हल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है A, B और C का, तो A का मान दिया हुआ -5,7 और B का दिया हुआ है -4,-5 और C का दिया हुआ है 4,5 दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देना है सर A का निर्देशांक हमें दिया हुआ है, ऊपर में A का निर्देशांक जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ -5,7 दिया हुआ है। फिर हमें B का निर्देशांक लिखना है, तो B का निर्देशांक जो हमें दिया हुआ है वो कितना है -4,-5। फिर हमें C का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, तो C का निर्देशांक जो हमें दिया हुआ है 4,5 दिया हुआ है। x1 का मान -5, x2 का मान -4 और x3 का मान 4। अब यहाँ पे y1 का मान 7 हो जाएगा, y2 का मान -5, y3 का मान 5 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फार्मूला लगा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है 1/2 x1। अब त्रिभुज वाला जब भी क्षेत्रफल हमें शुरू करना होता है y2 से शुरू करते हैं, y2 से y3, y2 देखिए यहाँ होता है, यहाँ से आते हैं हम यहाँ पे आते हैं प्लस x2 लिखते हैं। अब फिर हम y3 से शुरू करते हैं और y1 पे जाते हैं, फिर हम x3 लिखते हैं और y1 से y2 पर लास्ट कर देते हैं यहाँ पे हम। अब सबका मान बैठा देंगे यहाँ पे, तो 1/2 ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद, x1 का मान -5 है तो -5 लिख दिए ब्रैकेट है, y2 का मान -5 है, माइनस y3 का मान यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी हमें 5 लिख देना है, प्लस x2 का मान -4 है तो यहाँ -4 लिखना, भी ब्रैकेट बंद कर देना है। और y3 का मान जो है 5 है और y1 का मान 7 है, प्लस x3 का मान 4 है और y1 का मान 7 और y2 का मान माइनस, यहाँ भी माइनस है तो एक ही बार प्लस उतार देना है आपको। आगे चलेंगे तो 1/2 -5 और यहाँ देखिए गुना का चिन्ह है तो गुना दे देना है, -5 और -5 -10 हो जाएगा, प्लस यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा -4 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अभी ब्रैकेट के अंदर रहने देना है इसको, -2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 यहाँ करेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे। अबर में ब्रैकेट हम अंदर वाले तोड़ देंगे, 1/2 यहाँ तोड़ेंगे तो माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा, 10 × 50 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8, यहाँ गुना करेंगे तो बरचको 48 हो जाएगा। अब देखिए 1/2 गुने
50, 8 और 48 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से काट देंगे तो 53 हो जाएगा। तो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 53 होता है। और ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में चाहे 53 वाला पूछता है या 21 वर्ग इकाई वाला आंसर आता है, जो वाला प्रश्न हमेशा पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो प्रश्न होता है वो एनसीईआरटी वाला ही प्रश्न को उठाया जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न इसमें है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और इसको बना करके ऐसे ऑब्जेक्टिव को हम बिना बनाए नहीं रंग सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है। कोई वृत्त है जिसका व्यास कितना है? 14 सेमी है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव टाइप के बना देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में उसे हम नहीं बनाएंगे। तो वृत्त का जो है से व्यास कितना दे दिया है? तो 14 सेमी व्यास दिया हुआ है। तो हम त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा 7। हमें बोला उसकी परिधि बताई, उसकी मतलब वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई r होता है। 2 है तो 2 पाई का मान 22/7। अब r कितना है बाबू? 7 है। 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44। तो 44 आंसर आपका सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न है। कह रहा है साइन स्क्वायर 25। तो आपको पता है कि जब कभी भी 30 डिग्री में बात नहीं करे, 0 डिग्री में बात नहीं करे, जब आपको 45 डिग्री में बात नहीं करे, 60 में और 90 में, अगर ये इसमें प्रश्न आपको त्रिकोणमिति के नहीं बात कर रहा है तो पूरक या समपूरक पे बात करेगा। तो ये देखिए 25 है जो उसमें बात नहीं हो रहा, तो पूरक पे बात करेगा यहाँ पे। तो साइन स्क्वायर हम कितना 90 में से कितना घटा दे कि 25 पता लग जाएगा। या तो ऐसे भी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि यहाँ तो बिना देखे भी बता सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ तो ये भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। और थीटा के जगह पे यदि आपको 25 दे दिया और यहाँ भी आपको 25 दे दिया, तो यहाँ जो 25 डिग्री है ये तो एक प्रकार से कांस्टेंट का काम कर रहा है, थीटा के काम कर रहा है। तो इसका मान भी 1 ही होने वाला है। बिना बनाए भी इसको हम लोग रंग सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आ गया कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज क्या है? तो समकोण त्रिभुज देखिए ऐसे बनता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। आप बोला कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण, तो कर्ण हमेशा ये वाला होगा। और कर्ण हम कितना डिग्री है? कर्ण 13 सेमी है। 13 सेमी है। फिर एक भुजा 12 सेमी है। एक भुजा चाहे नीचे वाला के मानिए चाहे ऊपर वाला के मानिए, तो बोल लेते हैं, मान लेते ऊपर वाला के 12 सेमी। यहाँ के बात करें तो लंब हो गया, तो एक और शेष भुजा पूछ रहा है। तो शेष भुजा में मतलब यही हो गया। तो आपको पता है कि सबसे बड़ी भुजा के बराबर AB के AC का स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा के पहले लिखना है, स्क्वायर कर देना है। सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो बच गया उसको स्क्वायर कर देना है। AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान आपको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर कर देना है। AB का मान 12 का स्क्वायर कर देना है। प्लस कितना हो गया? BC का स्क्वायर। 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 169। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और प्लस BC का स्क्वायर। अगर जाति अति का हम बात करते हैं तो इधर आके घट जाएगा। तो 169 माइनस 144 बराबर BC का स्क्वायर। 169 में से 144 चल गया तो आ गया कितना? तो 25 पता लग गया बराबर BC स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर इधर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। 25 बराबर BC, 25 का मान काट दिए तो 5 बराबर BC। तो BC मतलब शेष भुजा है। शेष भुजा में कितना पता लग गया? 5 सेमी पता लग गया। तो 5 सेमी मार देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसी त्रिभुज के शीर्ष के बिंदु के निर्देशांक दिया हुआ है। एक त्रिभुज है, इसके शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है 4,6, दूसरा 0,4 और तीसरा 5,5। तो बोल रहा है इसके गुरुत्वा केंद्र के निर्देशांक। केंद्र के निर्देशांक पूछा। हम लोग को पता है कि त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक के फार्मूला क्या होता है। केंद्र के निर्देशांक के फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सर x1 का जो मान है, x1 का मान 4 है प्लस x2 का मान जो है
0 है और x3 का मान 5। यहाँ से समझेंगे कि x1 कौन होता है, y1 कौन होता है। तो x1, x2, x3 जिसको अगर हम वाइट करेंगे वो x1 होगा। देखिए ये हो गया x1, यहाँ पे देखिए ये हो गया x1 और यहाँ पे देखिए ये हो गया x1, x2, x3, x1, x2, x3 और बाकी जो बच गया y1, y2, y3। तो यहाँ देखिए y1 का मान जो हमारा पता लग गया 6 है, y2 का मान 4 और y3 का मान 5 और बटा में फार्मूला में 3 होता है तो 3 लिख देना है। अब सबको जोड़ देना है 5 और 4 9/3 यहाँ जोड़ेंगे तो 6 4 10 और 5 15/3 हो गया। अब काटिए 3 से 9 कटता है, 3 मरते हुए तो इधर 3 आ गया, 3 से 15 कटता है, 5 मरते हुए इधर 5 हो गया, 3,5 जो हो गया त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कह रहा है कि माध्यका ज्ञात करना है। माध्यका ज्ञात करना है तो माध्यका ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माध्यका ज्ञात करने के लिए लिखते हैं आंकड़े को हम सजा करके। आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम में लिखना है पहले हम लोग आंकड़े को। तो बढ़ते क्रम में लिखे, सबसे छोटा इसमें जो है उस 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 जो है से 2 बार आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे 8 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 9 के बाद 10 है, फिर एक और 10 है, 11 3 10 हो गया। जहाँ पे 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 14 15 और 16 है, 15 और 16 है। अब हम आंकड़े को बढ़िया से पहले गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है तो हम सब्जेक्टिव के लिए तो बनाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, 11 है तो इधर से कितना छाट लेना है, 1 2 3 4 5, इधर से छाटिए 1 2 3 4 5, कितना बच गया 9। तो सही माध्य जो हो गया 9 हो गया। मतलब सजा करके जो बीच वाला होता है वही माध्यका कहलाता है। तो माध्यका हो गया कितना, 9 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है। आपको 2 गो बेलन है, सबसे पहला बेलन ये हो गया और इस बेलन का त्रिज्या और एक और बेलन जो दिया हुआ है उसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है। यहाँ पे एक बेलन का त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो त्रिज्या का अनुपात, इसका त्रिज्या यदि 2 है तो इसका त्रिज्या 3 हो जाएगा। दूसरा हम बात कर रहा है इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:2। अगर ऊंचाई इसका 3 है तो इसका ऊंचाई कितना है, 2 है। तो आयतन का अनुपात पूछा, तो आयतन का अनुपात यहाँ लिखना है, आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात के लिए क्या करते हैं, इसका आयतन मतलब पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन, पहला बेलन का आयतन बटा दूसरा बेलन का आयतन, दूसरा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच बटा पाई आर स्क्वायर एच ही होता है। पाई से पाई पहले काट दो क्योंकि पाई तो दोनों में ही समान ही रहने वाला है। अब देखिए इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो पहला वाला का त्रिज्या है 2, तो 2 गुने 2 और ऊंचाई कितना 3 है। और इसकी बात करते हैं तो त्रिज्या कितना है, 3 गुने 3 हो जाएगा, ऊंचाई कितना है 2। तो जो कट रहा है पहले उसको काट देंगे आप, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो आ गया 2/3। आंसर बोल देंगे सर अनुपात जो हो गया 2:3। किसका अनुपात, तो दोनों के आयतन का अनुपात हो गया 2:3। आंसर जो है आपका डी सही हो जाएगा, डी सही हो गया, इसका 2:3 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस कितना 5। ये कहने का मतलब क्या होता है, ये इसको कहने का मतलब ये है कि यदि हम 15 और 8 को गुना करते हैं और 5 जोड़ देते हैं तो 125 आ जाता है। अगर इसको हम भागा में बदल के आपको दिखाएं तो 15 में 125 से भाग दिया गया तो भागफल 8 आया और 15 ठीक 120 से यहाँ 120 था और शेषफल कितना 5 आया। यही तोड़ करके यहाँ पे दिखाया है। तो बोला कि अगर ऐसे प्रश्न रहता है तो बताइए कि मस्सा जो है 125 और 15, मस्सा 125 से 115 के कितना होगा। मस्सा आपको दिखाना है कि मस्सा इसका कितना हो जाएगा।
यहाँ इसका मतलब क्या है कि ये जो है ए हो गया, यहाँ अगर सजा करके लिखे तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के कांस्टेंट पर ये काम करना शुरू कर दिया है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे काम कर रहा है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर इसको हम आगे और तोड़ना चाहें, अगर इसको हम और आगे तोड़ना चाहें तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 15 लिखा जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा तो 5 दिया 15, ये कट गया। यहाँ स्टेप देखिए हम बढ़ाते हैं अब, तो 125 बराबर, यहाँ भागस देखिए 125 बराबर 15 गुने 8 प्लस 5, और ये देखिए यहाँ पे 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 आ गया। तो अब पूछा कि मास्सा कितना होगा, तो बताइए मास्सा जो होगा कितना होगा, तो मास्सा यहाँ देखिए 125 और 15 के मास्सा इस टाइप से लिखा गया। तो रिक्त स्थान को भरना कि इसका मास्सा हम कितना भर दें, तो भर देंगे 15,5 भर देंगे, 15,5 भर देना है, 15,5 भर देना है। खाली मास्सा नहीं पूछा गया, यहाँ पे बोला कि रिक्त स्थान को भरना, 2 जगह भरने के लिए। तो मास्सा तो समझ रहे 3 है, लेकिन इसके पहले क्या आ रहा था मास्सा, तो इसका पहले मास्सा 15 आ रहा था। यहाँ पे पहला मास्सा हमारा कितना है 15, और दूसरा में मास्सा कितना आया 5 आया, तो 15,5 वहां भर देंगे। अगला प्रश्न को देखेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदु 5,-9 किस पद में स्थित है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ग्राफ का प्रक्रिया अपनाना होगा। तो एक सच होता है, एक वाई अक्ष होता है। यहाँ देखेंगे मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर जो होता है एक सच होता है, मतलब ये घर जो होता है इधर देखिए प्लस लिखते हैं, ये लाइन प्लस का है, और ये लाइन जो है इसे प्लस का है, ये लाइन प्लस, ये लाइन प्लस, इधर आएंगे तो ये माइनस है और ये भी माइनस है। अगर हम ये घर के बात करते हैं तो इधर से भी प्लस है, इधर से भी प्लस है, तो ये दोनों जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। ई घर में बात करते हैं तो सर 1/16 तो माइनस है, लेकिन वाई वाला ई घर प्लस में है, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इसमें आते हैं तो 1/16 तो सर माइनस में है और वाई वाला भी माइनस ही में है, इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश। यहाँ बात करते हैं 1/16 तो प्लस में है और वाई वाला माइनस में है, इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। अगर किसी भी निर्देशांक का निर्देशांक दिया कि अब बताइए कि 5,-9 किस चतुर्थांश में है, तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस किस चतुर्थांश में, चतुर्थ में है। तो यहाँ आंसर में हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा, चतुर्थ में है। अगर मान ली कि दोनों प्लस रहता तो बोलते प्रथम चतुर्थांश में, पहला माइनस दूसरा प्लस रहता तो बोलते द्वितीय में, दोनों माइनस रहता तो बोलते तृतीय चतुर्थांश में होता है। अंक से कोई मतलब नहीं, चतुर्थांश का चिन्ह से मतलब होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है बहुपद 2x + 3 का शून्यक निकालना है। 2x + 3 का शून्यक, तो 2x + 3 बराबर 0 लिख दो। अगर बराबर की साइड भेज दिए तो 2x बराबर -3 हो गया, x बराबर -3/2। शून्यक कहने का मतलब x का मान, शून्यक जहां भी बोले तो x का मान ही बोला जाता है आपसे। तो x का मान इसका कितना होता है बहुपद का, तो -3/2 होता है, -3/2 यही हो गया, -3/2 यही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि इसका माध्य 8 है। तो आप यदि 2, 5, 1, 17 कॉमा y का माध्य 8 है तो इक्वेशन से क्या होगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे माध्य के फार्मूला क्या होता है, तो माध्य का फार्मूला होता है x1 + x2 + x3 जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, तो x4 + x5 और जितना होता है उतना बटा में, मतलब एवरेज। और इसका माध्य के जगह पे कितना दे दिया, 8 दे दिया। अगर आंकड़े ऐसे हो तो ऐसे का माध्य ऐसे निकलता है। माध्य का फॉर्मूला x1 + x2 + x3 + x4 + x5 बटा में 5, जितना अंक उतना ही से भागा दे देना है। ध्यान रखना है कि ऊपर में यदि 5 अंक है तो 5 तक चलना है, 6 अंक है तो 6 तक चलना है, 6 से भागा देना है। x1 का मान हो गया 2, x2 का मान 5, x3 का मान x, x4 का मान जो है 17 है, और 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 हो गया, और एक लास्ट वाला 5 हो गया, बटा में 5 हो गया। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 8 × 5 = 40 बराबर जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 17 जोड़ेंगे तो 24 + x प्लस y। अगर इस 24 को इधर लेकर चलेंगे तो 40 - 24 बराबर x + y हो गया। 40 में से 24 घटा दिए
तो 16 बराबर x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई बराबर 16, जहां भी रहेगा वो सही हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 16 यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यही सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है ये प्रश्न कि सर यहाँ पे tan 5 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस 5 tan 85, यहाँ पे 50, यहाँ तो 30 ठीक बात कर दिया, यहाँ पे 5 और 85 के बात कर दिया, तो tan के यहाँ tan लिख दो, और 90 में से हम कितना घटा दे कि चलाएगा, तो 85 घटा देंगे तो 5 चलाएगा। अब इंटू tan 30, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और गुने 5 tan कितना 85 डिग्री। अब tan 90 डिग्री माइनस 85 का फार्मूला क्या होता है, cot 85 इंटू यहां से लो 5 tan 85 गुने 1/√3। अब tan 85 cot 85 का गुना करते हैं तो 1 आता है, और 5 है तो यहाँ पे 5 ही हो जाएगा, तो 5 गुने 1/√3 और गुना कर देंगे तो 5/√3 हो गया आंसर, 5/√3, ये बी वाले आंसर हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, तो यहाँ पे मान रखना है सिर्फ खाली हमको, तो मान रखने के लिए क्या करते हैं हम कि cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान क्या होता है √3/2 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस sin 30 का मान 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और √3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 आता है, और 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, 1 का स्क्वायर 1 आता है, और 2 का स्क्वायर 4 आता है। एलसीएम ले लिए तो 4 3 माइनस 1 2/4, अब भागा दिए तो 1/2। अब 1/2 किसका मान होता है, तो सर sin 30 का मान होता है, और किसका होता है 1/2, तो cos 60 का होता है, cos 60 यहाँ जैसे डी में है तो cos 60 का मान हो गया डी वाला। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि 6π/5π 6π/5π का कौन सी संख्या है, तो पाई तो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई से पाई कट गया, 6/5 बच गया, और 6/5 जो है परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या जिसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के, लेकिन q जो होना चाहिए वो पूर्णांक होना चाहिए, q जो होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए। अब पूर्णांक किसे कहते हैं हम, तो पूर्णांक हम कहते हैं, पूर्णांक 3 गो होता है, 0 से शुरू होता है, 1 2 3 4, इधर आएंगे तो -1 -2। इसका मतलब अगर पूर्णांक वाले संख्या ऊपर भी है, पूर्णांक वाले संख्या नीचे भी है, तो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या ही होने वाला है, तो ये संख्या जो है परिमेय कहलाएगा, अर्थात डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पाई/2 आ गया, पाई/2 कौन सी संख्या है, तो बोलेंगे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2 जो है वो परिमेय संख्या है, तो हम अपरिमेय संख्या हम परिमेय से भाग देते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या ही पता लगता है, तो पाई/2 जो है वह अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन आपका सी सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न के बाद कहते हैं अभाज्य संख्या कौन है, वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, एक और अपने आप से कटता है उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, और अभाज्य संख्या कौन है 11 है, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी कट जाता है, 18 जो है से 2 से भी कट जाता है, 15 3 और 5 दोनों से कट जाता है, लेकिन 11 सिर्फ 1 से कटता है और अपने आप से कटता है, इसलिए आंसर कौन हो जाएगा 11 वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे √2 क्या है, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो वह क्या कहलाता है अपरिमेय संख्या कहलाता है, तो √2 कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। अब कह रहा है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, क्योंकि √16 का वर्गमूल 4 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या 1/√4 तो 4 का वर्गमूल 2 होता है 1/2, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। 1/√3 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, परिमेयकरण करेंगे तो भी इसका √3 ही रह जाएगा, तो यही होता है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। 4 तो परिमेय संख्या में गिनती आता है। तो हमसे प्रश्न पूछा निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो बोलेंगे सी वाला जो संख्या है से क्या है अपरिमेय संख्या है।
नेक्स्ट में देखेंगे निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखिए, तो परिमेय संख्या आप देखेंगे तो ये वाला डी वाला है √49 बटा √64। 49 का वर्गमूल 7 और 64 का 8 होता है, 7 बटा जो 8 होता है वो परिमेय। बाकी 31 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 63 का नहीं निकलता है, इसमें 11 का नहीं निकलता है, तो ये तीनों संख्या जो है अपरिमेय है और डी वाला जो है वो परिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। तो 625 के जब आप तोड़ेंगे तो 5 गुने 5 आएगा, मतलब 5 पे पावर 4 आता है, तो अधिकतम घात की संख्या कितना हो गया, 4 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि a बराबर BQ प्लस R में a का जगह पर कितना दिया हुआ है 25 और b के जगह पर कितना है, b नहीं, a के जगह पर नहीं दिया हुआ है आपको, b के जगह पे दिया हुआ है, तो b के जगह पे कितना दिया हुआ है 25, q के जगह पे 12 दिया हुआ है और r के जगह पे आपको 13 दिया हुआ है। तो a का मान पूछ रहा, हमें पता है कि a का फार्मूला होता है BQ प्लस R, b के जगह पे 25, q के जगह पे 12 और r के जगह पे 13, तो 25 और 12 गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो 300 और प्लस कितना 13 हो गया, 300 और 13 के जोड़ेंगे तो 313 हो गया आंसर। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया 313, सी वाला ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखना है 1440 में 2 के अधिकतम घात, तो 1440 को सबसे पहले तो हम तोड़ेंगे, तो 2 से लगाएंगे 1440 के तो 720 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 36 आ जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 18 चलाएगा, 0 तो रहते चल जाएगा, 2 से लगाएंगे तो 90 चलाएगा, 2 से लगाएंगे तो 45, अब 45 2 से नहीं लग करके 3 से लगेगा तो 15 आ जाएगा, 3 से लगेगा तो 5 चला। हमसे किसका घात पूछा, 2 के अधिकतम घात, तो 2 की संख्या गिन दीजिए 1 2 3 4 5, तो 2 का अधिकतम घात जो है वो 5 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखना है कि 2 क्रमिक विषम संख्या का HCF क्या होगा। 2 क्रमिक विषम संख्या का HCF क्या होगा, तो 2 को विषम संख्या ले लीजिए रफ्तार, एक ले लीजिए आप 3 और दूसरा ले लीजिए कितना 5, और दोनों के मस्सा निकालना है। तो मस्सा 2 क्रमिक विषम संख्या के मस्सा जो होता है वो 1 होता है। अगर यहाँ पूछ देता कि 2 क्रमिक सम संख्या के मस्सा 2 और 4 के मस्सा पूछता तो 2 बोलते, 2 को कोई भी क्रमिक सम संख्या का मस्सा 2 होता है और 2 क्रमिक विषम संख्या का मस्सा 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे तो 2 संख्याओं के मस्सा और लसा दिया हुआ है। मस्सा कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और लसा की संख्या कितना है 702 है, और पहली संख्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो हमें दूसरी संख्या पूछ रहा है। हमें पता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मस्सा गुने लसा होता है। पहली संख्या जो है वो 54 दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है, तो दूसरी संख्या मस्सा कितना है 6 गुने 702 हो गया यहाँ पे। अब दूसरी संख्या निकालो तो 6 गुने 702, अब बटा में 54, 54 से 702 कट रहा है, कितना मरतबे कट रहा है, तो 8 4 यहाँ पे अगर काटेंगे तो 1 मरतबे लग गया यहाँ पे, तो आ गया 54 से अगर घटाएंगे तो यहाँ पे 6 16 162 जो से कितना से कटता है, तो 3 से। तीन से कट गया तो 13 6 कितना हो गया 13 गुने 6 कर देना है तो कितना हो गया 78 हो गया। आंसर हमारा 20 सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो अभाज्य संख्या कितना से शुरू होता है, अभाज्य संख्या कितना से, विषम संख्या 1 से शुरू होता है बुआ, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, अभाज्य संख्या कितना से 2 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या वैसी संख्या जो सबसे छोटा में कटना लगता है वो 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या √7 हो गया, क्योंकि 7 का वर्गमूल निकल रहा है, इसी का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो आंसर डी हो गया। 34 वाले प्रश्न देखेंगे, दो क्रमिक सम संख्या के HCF का होगा, दो लगातार सम संख्या के मस्सा 2 होता है। अभी हम बताएं कि दो लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए और उसका मस्सा निकाल दीजिए, चाहे 10 12 कहानी लीजिए, 100 102 कहानी लीजिए, उसका मस्सा निकालिएगा तो 2 ही आने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, 3/3 क्या होता है? 3√3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। 3√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है a और 18 का लस्सा, यदि a और 18 का लस्सा 36 है, a और 18 का लस्सा निकाले तो कितना पता लगा? 36। अब मस्सा कितना? 2, तो a का मान निकालना है, मतलब a और 18 दो संख्या है, a गुने 18 और बराबर मस्सा गुने लस्सा, 36 गुने 2 कर दिए तो 18 से काट दिए, 18 दूनी 36, तो a बराबर 2 दूनी 4, a का मान क्या हो गया? 4 हो गया। सिर्फ यहाँ पे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या कर देना है, a गुने 18 और बराबर मस्सा गुने लस्सा कर देंगे, 18 दूनी 36, a बराबर 2 दूनी 4 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो किसी न किसी से कटना शुरू हो जाए, उसे भाज्य कहते हैं। 17 तो अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट रहा है। 13 अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट रहा है। 19 अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कट रहा है। 20 एक ऐसी संख्या है जो कट रहा है किसी न किसी से, तो 20 इसमें कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। चलिए बाकी अब प्रश्न को उतारिए यहाँ से।